এবাৰ জুয়ে জুয়ে আমি পুনৰ স্লোগান দিবলৈ বিচাৰিছো আম আদমি পাৰ্টি আম আদমি পাৰ্টি आम आदमी पार्टी। मैं माननीय भवेंद्र चौधरी जी को अनुरोध करूंगा कि माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वायक हमारे आदर्श हमारे प्रेरणा स्रोत श्री अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करें। असम या फुलाम गामोचा से वो अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करेंगे। अपनी केन्या से आप लोगों में जितनी एनर्जी है, जितना उत्साह है, जितनी जोर से आप बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज ही आप हेमंत बाबू की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। अभी सब्र रखिए, अभी थोड़ा टाइम है सरकार उखाड़ने में, अभी सब्र रखिए। दोस्तों, आसाम के ऊपर, आसाम के एक एक परिवार के ऊपर मां कामाख्या का बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबसे पहले मैं मां कामाख्या के चरणों में वंदना करता हूं। श्रीमंत शंकर देव जी और उनके शिष्य श्रीमंत माधव जी, उनका आसाम के विकास में, आसाम में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनको मैं नमन करता हूं। आसाम समाज में भाईचारे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एक साथ लेके उन लोगों ने आसाम का विकास किया। ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी, विष्णु प्रसाद राभा जी, डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, इन सब लोगों ने पंजाब की आसाम की संस्कृति, साहित्य, संगीत में अपना बहुत योगदान दिया। इन सब लोगों को मैं अपनी बात रखने के पहले नमन करता हूं। आसाम को भगवान ने सब कुछ दिया है। भगवान ने इतने पहाड़ दिए, नदियां दी, इतना पानी दिया, ब्रह्मपुत्र नदी दी, इतना अच्छा मौसम दिया, इतनी हरियाली दी। जब भगवान ने आसाम को बनाया तो भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सब कुछ दिया भगवान ने, कोयला दिया, मिनरल्स दिए, लेकिन इन सारे नेताओं ने और इन सारी पार्टियों ने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। आज पिछले 75 साल में आप लोगों ने 52 इयर्स, 52 साल तक आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। 52 साल तक, 52 इयर्स। 10 साल आपने असम गण परिषद की सरकार बनाई और पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। कम नहीं होते इतने साल। आपने इनको अपना विश्वास देने में, वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको बदले में क्या मिला? इतने साल आपने इन लोगों को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, असम गण परिषद को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इन पार्टियों ने आपको क्या दिया? धोखा दिया। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया, जिसको मौका मिला उसने लूट लिया। लूटा कि नहीं लूटा? हार के, इन पार्टियों से तंग आके
आज 3.5 करोड़ असम के लोगों ने हम लोगों को न्योता दिया असम आने के लिए। मैं आप सब असम के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने इतना प्यार, इतने मान, इतने सम्मान के साथ मुझे, भगवंत मान साहब को, आम आदमी पार्टी के लोगों को असम में बुलाया। 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, एक साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने। अभी आज मेरे को असम आना था, 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार? केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूं? क्यों पकड़वाओगे मुझे? मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूं, आप असम के मुख्यमंत्री तो बन गए, असम की संस्कृति नहीं आई आपको। असम के लोग बहुत अच्छे हैं, असम के लोग बहुत प्यारे हैं, असम के लोग अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। असम के लोग अतिथि आता है तो अपने घर ले जाके खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आगभगत करते हैं। असम के लोग जेल भेजने की धमकी नहीं देते। तो मैं हेमंत बाबू से निवेदन करता हूं, आप मुख्यमंत्री बन गए, थोड़ी सी असम की संस्कृति सीख लीजिए आप। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में कितने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल बना दिए। तो हेमंत बाबू को आज मैं आमंत्रित करता हूं। आज मैं यहां पे आने के पहले मैं कई असम के, गुवाहाटी के युवाओं से मिला। आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है असम के अंदर, है कि नहीं है? जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। एक एक युवा चीख चीख के कह रहा है कि मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए। हेमंत बाबू के पास टाइम नहीं है उनकी चीख सुनने का। हेमंत बाबू ने पिछले चुनाव के पहले बोला था हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर हुई। सरकार कहती है 25 लाख बेरोजगार हैं असम के अंदर। 25 लाख नहीं है, कम से कम 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार है असम के अंदर। लेकिन क्या किया इन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए? कुछ नहीं किया इन्होंने। इनसे तो पेपर नहीं होते, पेपर करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं इनके। पेपर लीक इनसे, जिस सरकार से पेपर नहीं होते वो क्या सरकार चलाएंगे? जिनसे पेपर नहीं होते, एक छोटी सी चीज पेपर नहीं होते, वो क्या सरकार चलाएंगे? दिल्ली में मेरी 8 साल से सरकार है, मान साहब की पिछले 1 साल से सरकार है। दिल्ली में तो पेपर लीक नहीं हुए आज तक एक भी।
ना कोई अंदर बैठ के मिला हुआ है कि नहीं है? कोई ना कोई अंदर पेपर बेच रहा है। पेपर ऐसे ही थोड़ी लीक हो जाता है कि उड़ के चला गया बाहर। पेपर लीक होता है क्योंकि कोई पेपर बेच रहा है, कोई आपके बच्चों का भविष्य बेच रहा है। किसी को सजा मिली आज तक? किसी को सजा नहीं मिली। क्यों? ये लोग मिले हुए हैं। ये लोग दिल्ली के अंदर पेपर लीक नहीं होते, पंजाब के अंदर पेपर लीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार है, पंजाब में ईमानदार सरकार है। दिल्ली में पिछले 7-8 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख बच्चों के लिए। हम ईमानदार लोग हैं, 24 घंटे जनता के बारे में सोचते हैं। जनता, एक आम आदमी के घर में आज उसका घर नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई है, बच्चे बेरोजगार हैं। एक जनता का दर्द समझते हैं हम लोग। 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिए। 1 साल हुआ भगवंत मान को, 1 साल में 28,000 सरकारी नौकरियां इन्होंने दे दी बच्चों को। हमें रोजगार देना आता है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आसाम के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा दोस्तों। और जिस स्पीड से हेमंत बाबू रोजगार दे रहे हैं, मुझे लगता है 100 साल लगेंगे कम से कम सबको रोजगार देने के। आज शिक्षा का बुरा हाल है। अभी अभी मान साहब ने बताया कि इनके परिवार में किसी ने स्कूल बनवाया, अपना प्राइवेट स्कूल। किसने स्कूल बनवाया? इन्होंने। इनके परिवार में स्कूल बनवाया है किसी ने, प्राइवेट स्कूल। बताते हैं लाखों रुपए फीस है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी प्राइवेट स्कूल चलाएगी, उस राज्य के अंदर गरीबों को शिक्षा नहीं मिल सकती। उस राज्य के अंदर कभी सरकारी स्कूल ठीक नहीं होंगे। दिल्ली में भी पहले यही होता था, पंजाब में भी पहले यही होता था। जितने नेता थे, नेताओं के स्कूल चलते थे, बड़े बड़े फलाना स्कूल, ढिमका स्कूल, इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, लाखों रुपए की फीस होती थी। जानबूझ के इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए, ताकि हर आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू करे। है कि नहीं है? जानबूझ के। और हर साल प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाते हैं, हर साल प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाते हैं। हमारी सरकार आई, हमारे किसी एमएलए का स्कूल नहीं चलता, पंजाब में किसी एमएलए का स्कूल नहीं चलता, किसी नेता का स्कूल नहीं चलता। हमने सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए दिल्ली के। मैं आप लोगों को आमंत्रण देना चाहता हूं, आप लोग आइए, जब भी दिल्ली आए आप लोग हमारे सरकारी स्कूल आके देखिएगा। सरकारी स्कूल, एक बार दिल्ली के सरकारी स्कूल देखना, कितने शानदार सरकारी स्कूल बन गए। अब दिल्ली के अंदर पिछले साल 12वीं के नतीजे 99.7% नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के आए थे। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आसाम में भी हो सकता है। चाबी आपके हाथ में है, आपको बटन दबाना है। झाड़ू का बटन दबाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। यहां पे गुवाहाटी में मुझे बताया एक ही सरकारी अस्पताल है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, और वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। पूरे आसाम के अंदर जितने सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरी है, सबका बुरा हाल है। मशीनें काम नहीं करती, छतें टूटी पड़ी हैं, दवाइयां मिलती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है। दिल्ली के अंदर भी पहले यही हाल था। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल सारे एयर कंडीशनड अस्पताल कर दिए हम लोगों ने। सारी दवाइयां मिलती हैं, सारे टेस्ट होते हैं, सारी मशीनें काम करती हैं। गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए।
अब आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, दिल्ली में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है, उसकी दवाइयां भी मुफ्त, उसके टेस्ट भी मुफ्त, उसके आसाम में भी हो सकता है। चाबी आपके हाथ में है, आपको झाड़ू का बटन दबाना है, आपके सारे अस्पताल शानदार बन जाएंगे। आपको अपने घर के लोगों का इलाज कराने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सुना यहां पर बिजली बहुत महंगी है कि नहीं है? अभी कोई मेरे को बता रहा था 200 यूनिट अगर बिजली आती है तो 1200 रुपए का खर्चा आता है। 1200 रुपए, 1200 रुपए, ज्यादा, उससे भी ज्यादा। और पिछले 1 साल में पता नहीं कितनी बार इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। दिल्ली में बिजली फ्री है, पंजाब में बिजली फ्री है, आसाम में फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में। यहां तो पावर कट भी बहुत लगते हैं, मुझे पता चला। बिजली जाती बहुत है, जाती है कि नहीं जाती? गांव गांव के अंदर बिजली नहीं आती। यहां पे 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, ये चमत्कार है। ये ऊपर वाले ने केवल केजरीवाल को ये वरदान दिया है। केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं करना आता। आसाम में भी बिजली फ्री हो सकती है, आसाम में भी बिजली 24 घंटे हो सकती है। चाबी आपके हाथ में, इस बार झाड़ू का बटन दबा देना अगली बार। मुझे पता चला कि आज से 7, 8, 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी इसी मैदान में आए थे और बोले थे ब्रह्मपुत्र यहां से निकल रही है, आपके घर घर में पानी पहुंचा दूंगा। पानी पहुंचा? पानी पहुंचा? आज केजरीवाल आया है, आज मैं कह के जा रहा हूं हमारी सरकार बना देना, 1 साल के अंदर घर घर के अंदर पानी पहुंचा दूंगा। उनके वादे झूठे हैं, हमारे वादे सच्चे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उनको आपने देख लिया, 10 साल पहले वो कह के गए थे घर घर में पानी देंगे, उन्होंने पानी नहीं दिया। आज मैं कह के जा रहा हूं हमारी सरकार बना दो, 1 साल के अंदर पानी दे देंगे आपको। आज यहां माफिया की सरकार चल रही है, कोयला माफिया, कोयला सिंडिकेट, रेत सिंडिकेट, सुपारी, इतना हर मामले में इनके सिंडिकेट चल रहे हैं। ये वोट आपसे लेते हैं और काम केवल अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के लिए करते हैं। आम आदमी पार्टी केवल जनता के लिए काम करती है। जब मैं दिल्ली में मेरी सरकार बनी, वहां पे शिक्षा माफिया था, टैंकर, पानी के टैंकर का माफिया था, वहां पे इतने सारे माफिया थे, सारे माफिया खत्म कर दिए। पंजाब के अंदर एक एक करके सारे माफिया खत्म कर दिए। असम के अंदर हमारी सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। मैं देख रहा था कि असम का बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है असम का। मतलब हर साल असम सरकार आपके ऊपर 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। इतना सारा पैसा कहां जाता है? ये पैसा आपने कहीं कोई सरकारी काम होते दिखा? कोई सड़क बनते देखी? कोई स्कूल बनते देखा? कोई अस्पताल बनते देखा? सरकार ने कभी कोई दवाई दी आपको? आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी कुछ किया? कहां गया ये सारा पैसा? कहां गया ये सारा पैसा? असम के ऊपर 1,23,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, कर्जा ले रखा। कहां गया ये सारा पैसा? खा गए ये लोग। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। अब तो एक ईमानदार सरकार की जरूरत है असम के अंदर, है कि नहीं है?
दोस्तों, हमारा देश, भारत देश शानदार देश है, महान देश है, महान लोग हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जिसको लगता है प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दीजिए कि जिसको लगता है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री ठीक है, कोई बात नहीं, वो हाथ खड़े करो। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। आज 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का युवा एस्पिरेशनल युवा है। वो विज्ञान में विश्वास करता है, वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है, वो अपने लिए रोजगार चाहता है, वो भारत की तरक्की चाहता है। भारत की तरक्की कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच सुना था, कई स्पीच है उनकी, उसमें वो कहते हैं कि मैं केवल गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई। हमारा देश बहुत गरीब देश है। हमारे देश में किसी का अनपढ़ होना, किसी का कम पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है। बहुत लोग हैं जो गरीब लोग हैं, अपनी गरीबी की वजह से वो कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल नहीं जा पाते, कम पढ़े लिखे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, है कि नहीं है? अब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी, अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कितना खतरनाक बात है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी में सारे देश में अफरा तफरी मच गई, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों के धंधे बंद हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। 10 साल पीछे चला गया देश, देश की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे चली गई। किसी ने आके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया, बोले नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? किसी ने प्रधानमंत्री जी को आके बेवकूफ बना दिया, बोले नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, वो कभी नोटबंदी ना करते, कभी नोटबंदी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी 3 किसानों के काले कानून लेके आए। पूरे देश के किसानों ने कहा कि हमें यह कानून नहीं चाहिए, यह कानून खतरनाक है, किसान इस कानून के खिलाफ हैं। सारे देश के किसान बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को किसी ने जाके बेवकूफ बना दिया कि ये 3 किसानों के कानून। 1 साल तक आंदोलन हुआ, 750 किसान मारे गए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो किसानों के काले कानून नहीं लेके आते। तो भारत देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अगली बार वोट डालने जाओ तो पढ़े लिखे को वोट देना, अनपढ़ को वोट मत देना। आप अपनी कहीं कंपनी में अप्लाई करते हो तो कंपनी वाले कहते हैं ना, इस पोस्ट मैनेजर के लिए, इस पोस्ट के लिए ये डिग्री चाहिए, एमबीए चाहिए, बीए चाहिए, एमए चाहिए। तो अगर अपनी कंपनी के मैनेजर के लिए बीए, एमए, एलएलबी की डिग्री चाहिए, तो देश के टॉप के मैनेजर के लिए भी तो डिग्री होनी चाहिए ना, वो भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं, पर अब मेरा आना जाना लगा रहेगा आसाम में। और फिर से मैं आसाम के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। जय आई अखोम, भारत माता की वंदे इंकलाब। आज
असम में, गुवाहाटी में, जगह जगह से देश को दुनिया का नंबर 1 देश ने की इच्छा लेकर पहुंचे हुए आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नॉर्थ ईस्ट की हमारी पूरी टीम, असम की टीम, त्रिपुरा की टीम, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की टीम, प्रभारी पदाधिकारी सभी जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, उनका धन्यवाद। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूं उस शख्सियत का जिन्होंने हमें यहां इकट्ठे होने की एक वजह दी, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने का अहद लिया है, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को बहुत ही सख्ते में डाल रखा है और जिनकी कही हुई बात को घर घर अखबार में, टीवी पर सुना जाता है, और जिनकी एक पार्टी जो दिल्ली से चली थी आज पूरे देश में फैल रही है क्रांति, उस क्रांति के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं हमारे। दोस्तों, असम में भी वही समस्याएं हैं जो पंजाब में हैं, असम में भी वही समस्याएं हैं जो दिल्ली में हैं, असम की समस्याएं भी वही समस्याएं हैं जो देश की हैं। भ्रष्टाचारी सबसे बड़ी बीमारी, भ्रष्टाचार को आप भी झेल रहे हो, पूरा देश झेल रहा है। पहले भ्रष्टाचारी, फिर इनकी 5-5 साल की बारी। पंजाब में भी ऐसा था, 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार हमने पंजाबियों को कहा, एक मौका इनके बिना हमको देके देखो, हम आम लोग हैं, हम आप में से ही निकले हुए हैं, आपके बेटे बेटियां, आपके भतीजे, आपके छोटे बड़े भाई हैं। तो लोगों ने ऐसा मौका दिया कि 117 में से 92 सीटें दी। 1 साल के बीच पंजाब की तरक्की की बातें आप यहां असम में सुन रहे होंगे। सबसे पहले हमने भ्रष्टाचारियों को काबू करने के लिए एक हॉटलाइन, हेल्पलाइन जारी की। लोगों को कहा, अगर किसी दफ्तर में कोई बाबू, कोई अफसर आपसे रिश्वत मांगता है, मना नहीं करना, जेब से मोबाइल निकाल के फोटो खींच लेना या वीडियो बना लेना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी काम हमारा है। आज सैकड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचारी थे वो जेल की हवा खा रहे हैं पंजाब में। काम टाइम पे होने शुरू हो गए और मैसेज चला गया, पूरे सिस्टम में मैसेज चला गया कि अब सिर्फ तनख्वाह से ही गुजारा करना पड़ेगा, तनख्वाह के बिना इधर उधर से पैसे नहीं ले सकते आप। और उसके बाद हमने वादा किया था पंजाब में कि हम बिजली आपको फ्री करेंगे, तो विपक्ष कह रहा था पैसे कहां से आएंगे। हमें पता था पैसे विपक्ष वालों से ही आएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, 2-4 बड़े बड़े मंत्रियों को पकड़ लो, पैसे निकल आएंगे। आज जुलाई 1 को हमने बिजली फ्री की, 600 यूनिट फ्री है। आज 80% से ज्यादा घरों को पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है जी, 0 बिल आता है। और हमने बिजली ज्यादा पैदा की और बजट में हमने कोई टैक्स भी नहीं लगाया। यह होता है काम करने का तरीका। अरविंद केजरीवाल जी के साथ जब पंजाब में हम ऐसे ही सभाएं कर रहे थे जैसे आज आपके पास आए हैं, तो हम
वादे नहीं, गारंटियां दे रहे थे। उनमें से गारंटी थी कि आप घर से निकलोगे, आपके घर के 50-100 मीटर इधर या फिर इधर आपको एक मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक मिलेगा। 1 साल में 503 मोहल्ला क्लिनिक खोलकर आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। हमने गारंटी दी थी कि पंजाब के युवाओं को नौकरी देंगे। उनके हाथ में कंप्यूटर होने चाहिए, उनके हाथ में आईपैड होने चाहिए, उनके हाथ में सोने के चांदी के मेडल होने चाहिए। वक्त अलग अलग चैंपियनशिप जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की हैं। तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूं गुवाहाटी में। पता कर लेना पंजाब में 1320 तो कल ही हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। 28,472 नौकरियां देकर आपके सामने आया हूं 1 साल में, सिर्फ 1 साल में। सरकारी नौकरियां, ये नहीं है कोई ठेके पर रख लिए या कोई प्राइवेट रख लिए, नो, सरकारी नौकरियां। और नियुक्ति पत्र बांटकर वो जो लड़के लड़कियां हैं वो अपनी कुर्सियों पर बैठे काम कर रहे हैं अपने दफ्तर में, वो कहीं भटक नहीं रहे इधर उधर। ये होता है अगर अच्छी नीयत हो, अगर सीखने का मादा हो। दिल्ली से सीखा हमने, दिल्ली से हमने मोहल्ला क्लिनिक सीखे और दिल्ली से ज्यादा बना दिया हमने, क्योंकि दिल्ली को सीखने में, तजर्बा करने में जो टाइम लगा वो हमारे पास तो सिर्फ बना बनाया मॉडल आया, हमें वो टाइम नहीं लगा। दिल्ली ने स्कूल अच्छे किए, दिल्ली ने स्कूल अच्छे किए। दिल्ली के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल जो अच्छे हैं 99.7% उनका रिजल्ट आता है। प्राइवेट स्कूलों से निकालकर माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं। और जब ट्रंप की पत्नी ने कहा मोदी जी से मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं, तो मोदी जी ने पहले तो मनाया कि मत जिद करो, वो कहते नहीं मैं तो देखने हैं। अब मोदी जी को ये पता था, उस समय एमसीडी उनके पास होती थी कि अगर हमारे वाले दिखाए तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर अरविंद केजरीवाल जी को फोन किया, एक सर तो हमने सोचा कोई बात नहीं, देश की इज्जत सवाल चाबी दे देते हैं, दिखाना तो हमारे वाले ही पड़ा ना। फिर और चाबी लेकर ऑर्डर जारी कर दिया, यहां केजरीवाल नहीं आ सकता। देखो कैसी बात है ये, मतलब तो हमने सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे कर दिए। एक बात नोट कर लीजिए गुवाहाटी वालों, मैं जैसे ही आज उतरा एयरपोर्ट पर तो मुझे 3-4 लोग मिले, तीनों चारों ने एक बात ही कान में बोली, ये जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पड़ जाएगी। मैंने कहा क्या? कहता दिल्ली और पंजाब में आप तो सरकारी स्कूल खोलते हो, यहां मुख्यमंत्री की पत्नी अपना स्कूल खोल रही है। हद है। और फीस उसकी बहुत महंगी है। अगर भाई साहब अगर स्टेट को चलाने वाले खुद स्कूल खोलेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा ये बताओ। वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं? वो तो फिर उनके स्कूलों को कंपटीशन देने लगेंगे। जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी, इस नारे पे चल रही है ये गवर्नमेंट। उधर भी देख लो, ऊपर देख लो, व्यापारियों से दोस्ती है, व्यापारियों से दोस्ती है। उनके बारे में कुछ नहीं बोलने देते, उनके बारे में जो मर्जी छप जाए दुनिया भर के अखबारों में, जो मर्जी अंकड़े पेश कर दें, कहते नहीं जी ये तो देश को बदनाम करने के लिए अखबार छाप रहे हैं। और कोई अच्छे काम कर रहा हो तो मोदी जी को किसी ने बता दिया दिल्ली के बच्चे तो, गरीब के बच्चे वो तो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं जी, वकील बन रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिक्शे वालों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे जिनके किसी का माँ बाप ऐसे ओवरब्रिज के नीचे काम करते हैं, कोई प्रेस करता है, कोई साइकिल का पंक्चर लगाता है, उनके बच्चे तो नीट क्लियर कर रहे हैं जी। उनके बच्चे तो बड़े बड़े अहदों पर तैनात हो रहे, नौकरियां मिल रही हैं। और ये तो जी फिर बड़ा पंगा हो जाएगा। वो तो गरीबी, अपने अपने घरों की गरीबी वो हटा देंगे, और गरीबी हटा दी वो सोचकर वोट डालने लगेंगे।
और सोचकर वोट डालने लगे लोग, तो इनको कोई वोट नहीं डालेगा बीजेपी कांग्रेस को। तो उन्होंने कहा इसका क्या हल है? तो किसी ने बोल दिया जी मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में फेंक दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में फेंक दिया। फिर किसी ने कहा जी दिल्ली के सरकारी अस्पताल तो बहुत ही अच्छे हैं, पैरासीटामोल से लेकर 40-50 लाख रुपए के टेस्ट भी फ्री होते हैं जी। दिल्ली के लोग तो बहुत ही गुणगान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। तो साहब ने पूछा क्या हल है? कहते जी सतिंदर जैन को उठा के जेल में फेंक दो। सतिंदर जैन को जेल में, जिसने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाने वाले, अस्पताल बनाने वाले जेल में, और जो जेल में होने चाहिए थे वो इनके साथ रेल में। देखो कैसी बात है। एक आदमी था जो बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था और बड़ा होकर उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। समझ गए? सारे समझ गए, सारे समझ गए कौन है? ये पब्लिक है, सब जानती है। तो भाई साहब पूरा देश बेच दिया, हमारे सामने देश बिक रहा है। अरे हम नारा भी ना लगाए, हम पोस्टर भी ना छपाए कि भाई देश बिक रहा है। 130 करोड़ जनता को हम चीख चीख के बोल रहे हैं भाई देश बिक रहा है। हमारे सामने देश को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, भेल बेच दी, LIC बेच दी, स्टेशन बेच दिए रेलवे के, रेल बेच दी। खरीदा क्या? सिर्फ मीडिया, बाकी सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया बचा है, वो यहां आ गए। अब मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां, क्योंकि चलाना ना चलाना आज की सभा का ये वीडियो, ये तो इनके बॉस का काम है, उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आ तो गए। हिम्मत की दाद देनी बनती है आज के जमाने में, वरना इनको भी जेल में क्यों दिखाते हो जी किसी और को? हद है, हद है। इससे पहले भी बड़े आए थे जो हंकार करते थे मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये पब्लिक है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर और हंकार करने लगे, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर, जब मर्जी। पहले बड़े आए थे। मैं इन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, आप भी बोल देना उनको। भगवंत मान गुवाहाटी में आया था और यह बोल के गया था भ्रष्टाचारियों के लिए कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यहीं रह जाता है, कोई साथ में लेके नहीं जाता। गरीबों की बद्दुआ मत लो। सरकारें बनती हैं लोगों की जिंदगी का स्तर ऊपर उठाने के लिए, सरकारें लोगों को लूटने के लिए नहीं बनती। तो मैं आज आपके पास ये संदेश लेके आया हूं कि पंजाब में 117 में से 92 सीटें दी। एक साल में हमने जो काम किए, ये बीजेपी कांग्रेस वहां पर पिछले 1966 में पंजाब बना था, 66 से लेकर वो काम नहीं कर पाए जो हम कर रहे हैं। उनमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जिसकी गारंटियां भी हमने नहीं दी थी, लेकिन हमने कर दिए। हमने कहा जो काम पब्लिक के हित में है उसको करो, उसको करते हैं हम। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे बचिए। ये भारतीय जुमला पार्टी, वो आएंगे अभी आपके पास, अभी थोड़ा टाइम है, अभी जुमले बन रहे हैं, अभी जुमलों को टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा जुमला कौन सी बिरादरी को भड़काने के लिए अच्छा रहेगा, कौन से जुमले से ज्यादा दंगे हो सकते हैं, कौन सा जुमला बोलकर कौन सी बिरादरी भड़केगी, कौन सी बिरादरी हमारे साथ आ जाएगी। अभी जुमलों का टेस्ट चल रहा है। बचिए, बचिए देश तोड़ने वालों से, क्योंकि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए,
कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होना चाहिए और गुलदस्ता ही हर किस्म के फूलों से बनता है। एक ही किस्म के फूलों को गुलदस्ता नहीं कहते भाई साहब। हर फूल की अपनी सौगंध, हर फूल की अपनी जो है अपना रंग। असम का कल्चर अलग से कल्चर है, पंजाब का कल्चर अलग का कल्चर है, तमिलनाडु का कल्चर, बंगाल का कल्चर, महाराष्ट्र का, गुजरात का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी बोली है। हम अपने कल्चर पर मान करते हैं, महसूस करते हैं, प्राउड करते हैं, तो सबका कल्चर है अपना। लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं बस हम ही हम हो, हम ही हम हो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा भी नहीं कभी। तो मैं आपको ये बोलने के लिए आया हूं कि इनसे बचना। ये नफरत की राजनीति करते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने की बात करते हैं, सिर्फ भड़काने की। खा गए सब कुछ, ये शहीदों के कफन बेचकर खा गए और क्या छोड़ेंगे। ये हमारे देश के जवानी खा गए, किसानी खा गए, ये हमारे बच्चों की पढ़ाई खा गए, ये हमारे बुजुर्गों की दवाई खा गए। क्या रह गया? किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। बादल भी अपने ही खेतों में बरसाते अगर मौसम पर हुकूमत चलती तो, लेकिन चल नहीं सकती वहां। तो आप लोगों के पास मौका आता है, आप बटन दबाकर आप बदलाव लेके आ सकते हो। कल मैंने पंजाब में एक टोल प्लाजा बंद कराया, वैसे 8 टोल प्लाजे हमने बंद करवा दिए। उनकी डेट जो है एक्सपायरी डेट, वो तो 5-5, 6-6 साल हो गए थे उसको, 6-6 साल ज्यादा हो गए, फिर भी टोल ले रहे थे। 8वां कल मैं बंद करवाया। जब मैंने बटन दबाया तो वो खुल गया, पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। तब मैंने ये कहा वहां पे पत्रकारों को मैंने कहा, ये बटन दबाकर मैंने एक दिन का 10,12,000 रुपया पंजाब के लोगों का एक टोल प्लाजे का कल बंद किया है, 10,12,000 एक दिन का बचाया। मैंने कहा ये बटन में 4-5 दबाता हूं हर रोज। कभी किसी स्कूल का उद्घाटन होता है, कभी किसी सीवरेज के प्लांट का वो बटन दबा के वर्चुअल हम उद्घाटन करते हैं। वो बटन मैं कैसे दबा सकता हूं? वो बटन दबाने की शक्ति मेरे पास किसने दी है? वो बटन मैं इसलिए दबा रहा हूं क्योंकि पंजाब के लोगों ने पिछले साल मार्च में झाड़ू वाला बटन दबाया था। उन्होंने एक बार बटन दबाया, हम हर रोज 4-4 बार बटन दबाते हैं, तरक्की वाले बटन। इसलिए बटन बदल लो। पहले 2 ही बटन थे, तीसरे की तरफ देख ही नहीं सकते थे, अब तीसरा आ गया। ये कहते हैं डबल इंजन। अबे कोई डबल इंजन की जरूरत नहीं है, नया इंजन चाहिए, नया इंजन, डिजिटल इंजन नया आया मार्केट में, अरविंद केजरीवाल मॉडल। बहुत पोल्यूशन भी नहीं है, बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, स्पीड से दौड़ता है, एवरेज बड़ी अच्छी है और पटड़ी पे ही चलता है, पटड़ी से इधर उधर नहीं भटकता। सबसे बड़ी बात यह है। तो इनको परख लेना बस, 72 साल परख लिया, अब और क्या करेंगे? ये ऐसे ही रहेंगे। इधर वाला इधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया, इधर वाले ने इधर छलांग लगा दी, उसने उधर छलांग लगा दी। हम देखते ही रहते हैं जी, हमें तो पता ही नहीं चलता कि किधर काम किधर चला गया। तो ये अगर मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का कोई आ गया ना इल्जाम, तो कहते हैं इस पार्टी में चले जाओ, साफ हो जाओगे। वहां पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वो साफ कर देती है उनको, वो बाद में बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमें क्या है, जनता बहुत देर से ढूंढ रही है कोई हमारे जैसा नेता है।
जिसको हमारी मुश्किलें पता हो, हमारे घर की मुश्किलें, मजदूरों की, किसानों की, छोटे दुकानदारों की मुश्किलों का पता हो, कोई हमारे जैसा है। लेकिन कोशिश तो हम करते हैं कि ये लगता है हमारे जैसा, बाद में पता चलता है ये तो उनका भी मतलब बाप निकला, वो भी उसमें गलत हो जाते। क्या हुआ, किसी गांव में भैंसें चोरी होने लगे, मतलब भैंसें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया किसी गांव में। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात फिर 2 भैंसें चोरी हो गई, उससे अगली रात 1 भैंस और चोरी हो गई। तो गांव वाले भागे एक साधु संत के पास गए, उसी गांव में रहता था, कि साधु संत को कहा जी तीसरा नेत्र खोलिए और हमें बताइए हमारी भैंसें चोरी हो रही हैं, बताइए चोर कौन है, कैसे पकड़े। तो साधु संत ने कहा एक चद्दर ले लेना, उस चद्दर के चारों किनारे 4 आदमी पकड़ के खड़े कर देना, नीचे से पूरा गांव चद्दर के नीचे से निकाल देना, जो आदमी भैंसे चोरी करता है ना, जब वो चद्दर के नीचे से निकला वही मारा जाएगा वो। तो गांव वालों ने ऐसे किया, 4 आदमियों को चद्दर पकड़ा दी और नीचे से पूरा गांव निकल गया, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब निकल गए। गुवाहाटी वालों, असम वालों, एक आदमी भी नहीं मरा। पता क्यों? जो भैंसे चोरी करते थे उनको तो चद्दर पकड़ा रखी थी। ऐसे हमारे देश में हो रहा है, जो हमारे देश को लूट रहे हैं वो तो चद्दर लेके खड़े हैं। 130 करोड़ लोग आपस में से चोर ढूंढ रहे हैं। भाई चोर हमारे में नहीं है, चोर उन्हीं में है, ढूंढो ढूंढो, ढूंढने की बारी है अब। तो जैसे ही दिल्ली की समस्या हल होगी, पंजाब की समस्या हल होगी, वैसे असम की समस्या हल होगी। करप्शन, किसानों की समस्याएं, आपके पहाड़ों की समस्याएं, नदियों की समस्याएं, सब समस्या, रोजगार की समस्या, सब समस्याएं सेम है। इसीलिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम लोगों में से निकली, अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड से ये पार्टी बनाई थी। और रामलीला ग्राउंड में क्या करने गए थे? एंटी करप्शन मूवमेंट थी कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ के अंदर करो। ये नहीं माने, ये माने नहीं। इनको ये लगता था कांग्रेस और बीजेपी को, इनको ये लगता था ये कौन है, 15-20 आदमी आए हुए हैं, ऐसी बस बहुत बड़ा एनजीओ नहीं है इनका कोई, ये तो 15-20 आदमी चला रहे हैं, एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे हैं। मजाक करते थे। मजाक क्या करते थे बीजेपी और कांग्रेस वाले? ऐसे सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, चुनकर आइए, इलेक्शन लड़िए, चुनकर आइए, फिर कानून बनाइए। देखो भगवान का संयोग, कैसी विडंबना है। हम लोग सब लोग चुनकर आ गए, वो सड़क पर बैठे हैं, अब वो सड़क पर है। वरना वो बात मान लेते तभी ये पार्टी पैदा नहीं होनी थी। तो पार्टी है आम लोगों की। मेरी बात कर लेता हूं मैं एक टीचर का बेटा, आर्टिस्ट था मैं, आपने मुझे वहां देखा होगा लफ्टर चैलेंज में, पंजाबी में बहुत से काम किया। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। तो राजनीति में आने की प्रेरणा अरविंद जी से मिली कि उन्होंने अपनी अफसरी छोड़ दी, बहुत बड़े अफसर थे इनकम टैक्स के। तो हम भी छोड़ सकते, देश के लिए कुछ ना कुछ करने का एक ही जीवन है, एक ही जन्म है, इसी जन्म में काम करें। शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो भगत सिंह पंजाब के थे, उनसे प्रेरणा लेके हम भी इनके साथ चल दिए। काफिला बड़ा बनता गया। कुछ लोग आते गए, कुछ लोग छोड़ते भी गए, जिनको जो स्वार्थी थे उनकी स्वार्थ, जब कोई छोटी लाइन देखकर भी आ जाते हैं, इधर लाइन छोटी है, शायद जल्दी बारी आ जाएगी, वो अपना चले गए। जो रह गए वो ऑर्गेनिक, जैसे कि आप हो सब लोग, वो ऑर्गेनिक रह गए। आज पंजाब में सरकार है, दिल्ली में दूसरी बार सरकार है, 10 MP राज्यसभा के हैं, 5 MLA गुजरात में 13% वोट शेयर है, और 2 MLA हमारे गोवा में हैं। इंडिया की, भारत की सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। और चुनाव चिन्ह भी बहुत
चुनाव चिन्ह भी वही है जो सफाई करता है, और हम सफाई की बात करने आए हैं। भाई ये गंदगी, राजनीतिक गंदगी बहुत हो गई, इसकी सफाई कर दो। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे बीजेपी की आंधी को रोक लिया पंजाब में, दिल्ली में। मैंने कहा कौन सी, क्या? कहते हैं जो बीजेपी की आंधी थी उसको कैसे रोका आपने? मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? वो कहते हैं कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई करती और दिल्ली और पंजाब में कमल का फूल उगे ही नहीं। भाई साहब कितनी सीटें, कितनी सीटें हैं पंजाब में? 117 में से बीजेपी की कितनी सीटें हैं? 2। स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो 2। दिल्ली में ले दे के 7, पिछली बार 3 थे, इस बार 7। तो क्योंकि लोगों ने सोच समझकर, लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सोच को वोट डाला। और कोई नेता इस देश में इन दिनों में यह कहने की हिम्मत नहीं रख सकता। यह कहना बहुत बड़े जिगरे वाली बात है जी कि इलेक्शन से 2 महीने पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल टीवी पर आए और टीवी पर बोलते हुए इन्होंने कहा दिल्ली वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मेरे पिछले 4.25 साल के काम आपको अच्छे लगे तो वोट दे देना, अगर अच्छे नहीं लगे तो मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए, और लोगों ने वोट दिया। क्योंकि ये बात वही आदमी कह सकता है जिसने कुछ करा हो, जिसको ये यकीन हो कि मेरी बात को लोग माने नहीं, मैंने बहुत काम किया है। तो काम करने वाले लोग हैं हम इनकी तरह अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों का माफिया बनाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जनता के साथ हैं। कोई हमें कह देता है ये बीजेपी की ए टीम है, कोई कहता है कांग्रेस की बी टीम है। हम किसी की ए बी टीम नहीं है, हम तो जनता की टीम है, पब्लिक की टीम है, 130 करोड़ लोगों की टीम है। मैं आखिर में यही कहूंगा कि आपने जितना प्यार से मुझे सुना, आखिर में मैं यही आपको कह के जाऊंगा कि इनसे डरना मत। ये डराने आते हैं आपको, ये लालच देते हैं, ये इलेक्शन के समय लालच भी देते हैं, मतलब पैसे लेके आते हैं घर पे। अगर ये आए पैसे वैसे लेके तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते ऐसे। आप ही के हैं, आप ही के नोट हैं वो, इन्होंने कहां से लाया? आप ही से लूटा हुआ माल है वो। हाँ इतना कर देना, वो पकड़ के रख लेना और बोल देना कि हाँ। और जिस दिन वोटिंग हो उस दिन स्कूल में जाकर अच्छे से उस मशीन को देखकर झाड़ू वाला बटन दबाकर बोल देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। बहुत ही समझदार इलाका है शर्मा जी, बहुत ही समझदार इलाका है, सारे समझ गए। भारत माता की। बहुत अच्छे। सो आपने इतना प्यार दिया, सत्कार दिया, इतने प्यार से सुना। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देखो हम लोग पहली बार आए हैं, अरविंद जी भी पहली बार आए हैं, लेकिन जितना प्यार आप दे रहे हैं हमारा दिल नहीं करता कि अभी जाएं, लेकिन दिल यही करता है यहीं रहें, लेकिन वो तो हो नहीं सकता, लेकिन जल्दी जल्दी मिलते रहें। अक्सर लोगों को कहते सुना है, अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन असम वालों इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बोले सोनिहाल, इनकलाब, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने प्यार सत्कार से सुना। तंदुरुस्त रहिए, तरक्की करिए।